अपने अभिनय के दम पर अपना मुकाम हासिल करने वाली दिव्या दत्ता जी आज हमारे साथ हैं। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट वाली लड़की लुधियाना की गलियों में घूमती हुई, वो लुधियाना की बचपन की उन गलियों से शुरुआत, कैसा था वो? डैडी का एक स्कूटर होता था और उसके आगे जब मैं खड़ी होती थी मुझे लगता था कि राजकुमारी हूँ और ये मेरी दुनिया है। बहुत सारी गालियाँ सीख गई थी और पापा को लगा कि नहीं इसको। So you were a naughty child, आप एक शरारती बच्ची थी? Still am a very naughty child। ठीक 3.5 साल बाद ही जब केवल 7 साल की आप थी, बुआ के पास थी और पिताजी ने वादा किया था कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं और वो फिर कभी नहीं है। लास्ट जब मैंने अपने डैडी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ तेरे फंक्शन पे और मैंने कहा हाँ डेफिनेटली आना, ये मत बोलना कि छुट्टी नहीं मिली और वो प्रॉमिस, ही सेड प्रॉमिस। आपकी जो लीड रोल की फर्स्ट डेब्यू थी वो तो वीरगति थी सलमान के साथ जी। एक बड़ा संयोग है कि ना उन्होंने अभी तक कोई साथी चुना ना आपने कोई साथी चुना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? टीनेज में या वो कॉलेज के ज़माने में कुछ तो लव एट फर्स्ट साइट वाला या वो कॉलेज वाला लग रहा है मैं एबनॉर्मल हूं। तो वो मोहब्बत वहाँ ही कैसे छूट गई? छूट जाती है मोहब्बतें। नमस्कार। बतरस यानी बातों का रस। जब बातों से रस झरने लगे तो आनंद द्विगुणित हो जाता है और इसीलिए बतरस में ऐसी शख्सियतों से आपको हम मुखातिब कराते हैं जो दरअसल रुपहले पर्दे पर या आपके टच फोन की स्क्रीन पर या इंस्टाग्राम की रील्स पर जैसे दिखते हैं उसके पीछे वो कैसे हैं। कुछ होते हैं जो किरदार निभाते हैं और किरदार ही हो जाते हैं। कुछ होते हैं जैसे वो पर्दे पर दिखते हैं वैसे असल जिंदगी में नहीं होते हैं और कुछ होते हैं जिनका किरदार ही असल में वो संदेश देता है जो उनकी जिंदगी से मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार हेडलाइंस को और इंस्टाग्राम की रील्स को ढूंढ रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हेडलाइंस और इंस्टाग्राम की रील्स ढूंढ रही होती हैं। कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं जो बहुत मुखर प्रखर होने की खुद से कोशिश नहीं करती, लेकिन उनका किरदार, उनकी जिंदगी का सफर इतना सौम्य, इतना संघर्ष भरा और इतना शालीन एक साथ होता है कि आप आश्चर्य करते हैं कि किसी एक व्यक्ति में इतनी सारी खूबियां कैसे हो सकती हैं। बचपन से संघर्ष, लुधियाना की गलियों से संघर्ष, पिता को बचपन में खो देना, मां को एक सशक्त नारी के रूप में पूरी दुनिया से और जिंदगी से लड़ते हुए देखना और अपनी मां को ही सबसे बड़ा अपना प्रेरणा स्रोत बनाना, लगातार रिजेक्शंस के बावजूद संघर्ष करना और उस सफलता को हासिल करना जिसको हासिल करने के लिए लोग तरस रहे हैं। किसी के लिए सफलता होती है 1 क्लिक शॉट की, बस एक फिल्म की और सफल होकर दुनिया में नजर आने लगे, और किसी की फिल्में ऐसी होती है कि वो बहुत खूबसूरती से चयनित भी होती हैं, तराशी गई भी होती है और उसका इंतजार होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो लंबा सफर तय किया जाता है लोग कई बार उस सफर के बारे में नहीं जानते हैं। लगातार कई सारे यूट्यूब के और दूसरे इंटरव्यूज के बावजूद कई बार कुछ पक्ष, कुछ अनसुने किस्से रह जाते हैं और ऐसे ही किस्सों को लेकर हम उन शख्सियतों से मिलते हैं। और जिसके बारे में मैं कह रहा था, लुधियाना की गलियों से मुंबई तक का सफर सुनने के बाद और लगातार रिजेक्शन के बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपने अभिनय के दम पर अपना मुकाम हासिल करने वाली दिव्या दत्ता जी आज हमारे साथ हैं। दिव्या जी, आपका बहुत स्वागत है बतरस में। तहे दिल से शुक्रिया। और मैं क्या बोलूँ, आपने मुझे बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया है। दिल से आपने इतना कुछ बोला और जो आपकी ऑफकोर्स भाषा है वो कानों में शहद है। माँ सरस्वती की कृपा है और कुछ आपकी शख्सियत और किरदार का प्रभाव है। और मैंने आपसे शूट शुरू होने से पहले कहा था, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड भी कह सकता हूं कि आपकी अदाकारी का एक बड़ा फैन मैं भी हूं, आपका एक बड़ा प्रशंसक मैं भी हूं, और मैं मानता हूं कि बड़ा सौभाग्य है कि आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, वो भी बतरस। अमर उजाला ने शो इसलिए बनाया कि कई बार हम शॉर्ट्स और रील्स के ज़माने में उन लंबी और सुंदर बातचीत के पलों को मिस कर रहे होते हैं जो असल में होनी चाहिए जी। आपकी जो फिल्म में दस्तक की टाइमलाइन है, फिर रिजेक्शन है, फिर आपके जीवन की जो टर्निंग पॉइंट बनी भाग मिल्खा भाग, और वो सब दुनिया ने देखा भी है, जानते भी हैं, बहुत सब आया है। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ वो सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट वाली लड़की लुधियाना की गलियों में घूमती हुई, स्कूल में टिफ़िन खाती हुई, शोखियाँ, शरारतें, वो लुधियाना की बचपन की उन गलियों से शुरुआत, कैसा था वो? फिर वहाँ से आपको बुआ के पास शायद दिल्ली भेजा गया। जी जी, बचपन बहुत प्यारा था जयदीप जी। मेरे मम्मी डैडी दोनों गवर्नमेंट डॉक्टर्स थे, तो वो एक पूरे जो एक प्रेमाइस होता है जहाँ पर सब लोग एक साथ रहते हैं और खूब सारे पेड़, वहाँ पर झूले, झूलों पर झूलना, बच्चों के साथ खेलना, जो मम्मी डैडी के मरीज़ थे उनसे बतियाना, ज़िंदगी वो थी। और फिर कॉन्वेंट ऑफ कोर्स में मुझे डाला गया
और बहुत बेहद प्यार करती थी अपने मम्मी डैडी को, सब करते हैं। लेकिन मेरे लिए ये था कि वो डैडी का एक स्कूटर होता था और उसके आगे जब मैं खड़ी होती थी मुझे लगता था कि राजकुमारी हूँ और ये मेरी दुनिया है। और डैडी को लगता था कि मैं बहुत अटैच्ड हूँ सबसे। तो एक दिन, बहुत छोटी थी, शायद 3.5-4 साल की होंगी, वो प्री नर्सरी जो स्कूल होता है, तो मेरी डैडी मम्मी मुझे दोनों लेने आते थे। तो एक दिन डैडी ने कहा छुप जाते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स करती है। तो ऐसे में आई, जैसे गेट खुला स्कूल का और सब बच्चे गए, और जैसे ही मैं बाहर आई तो खड़ी रही कि कहाँ गए। धक से दिल रह गया एकदम कि ये मतलब नहीं आए। वो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ लगती थी ज़िंदगी में कि अच्छा कहाँ रह गए, अच्छा आ जाएंगे, फिर देखा कि धीरे धीरे सब बच्चे चले गए, तो मैं रह गई। एंड आई जो मेरी लास्ट दोस्त भी जाने वाली थी, आई वाज अबाउट टू क्राई। और फिर मेरी माँ ने कहा आप रहने दो, मैं जा रही हूँ उसके पास। एंड शी केम एंड हग्ड मी एंड आई जस्ट, उनको मैंने ये कहा कि मम्मा ऐसा मजाक आज किया है, फिर मत करना। ये नहीं सोचा था जयदीप जी कि ये ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मुझे फेस करना पड़ेगा, चाहे वो मेरे डैडी हों चाहे मम्मा हों। शाहरुख ने एक बड़ी सुंदर बात की थी कि जब आप अपने माँ बाप को जल्दी खो देते हैं तो शायद ज़िंदगी में आप और ज़्यादा सीख लेते हैं। मतलब ये तो सबके साथ होता ही है, इनएविटेबल है। लेकिन कहीं उनके आशीर्वाद, कहीं वो जो ज़िंदगी को से जूझने का एक स्ट्रेंथ मिलती है, वो शायद हमेशा रहती है। बट हाँ, बचपन बहुत प्यारा रहा। फिर ऑफ कोर्स दिल्ली आ गई क्योंकि बहुत सारी गालियाँ सीख गई थी और पापा को लगा कि नहीं इसको। So you were a naughty child, आप एक शरारती बच्ची थी? Still am a very naughty child. तो फिर ज़्यादा तवज्जो कई बार उन्हें लगता था कि मरीज़ हैं, आप उनका अपना काम है। तो वो जो वक्त होता था तो उस वक्त मतलब मैं जिसके साथ भी होती थी तो उनकी भाषा सीख जाती थी। तो बच्चे वैसे ही खेलते थे, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो एक दिन डैडी ने सुन लिया कि ये तो गालियां दे रही हैं। नहीं, बिगड़ी नहीं थी मतलब गाली सीखना, भाषा सीख गई थी वो, जो उन्हें लगता था कि मुझे नहीं सीखनी चाहिए। तो दिल्ली में राजेंद्र नगर में मेरी 3 बुआ रहती थी, जो कि दे वर नॉट मैरिड। तो एक एक बुआ को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो एक जो थी वो मुझे पढ़ाती थी, दूसरी मुझे सब अच्छी तरह से भाषा बोलना सिखाती थी, टीचर्स थी 2, तो अंग्रेज़ी, हिंदी, सब हर तरह से। और जो तीसरी सबसे छोटी बुआ थी वो फिल्मों का शौक़ मुझे उन्होंने डाला। हर सैटरडे संडे जो यहाँ पर विवेक सिनेमा होता था या रीगल, रिवोली, जो भी फिल्में लगती थी वो मुझे, हम लोग जाते थे। और स्कूल भी वो जब मुझे भेजती थी ना तो मैं उनसे कहती थी कि ये वाली हीरोइन का हेयर स्टाइल कर दो। अब उस तरह की हीरोइन का हेयर स्टाइल होता था कि नहीं, लेकिन एक बच्चे के नज़रिए से अगर आप देखें तो मैं एक दिन नीतू सिंह बन के जा रही हूँ, एक दिन जीनत अमान बन के जा रही हूँ, एक दिन परवीन बाबी बन के जा रही हूँ, एक दिन हेमा मालिनी बन के जा रही हूँ। आई फेल्ट कि मैं फिल्मों को बिलोंग करती हूँ। कब ये मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे खुद नहीं पता चला। मुझे लगा जब बड़े पर्दे पर मैंने बच्चन साहब को देखा, वो मिस्टर नटवरलाल का एक गाना था, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, मैं 5 साल की थी जी। तो मुझे लगा ये गाना शायद मेरे लिए है और मुझे कहा जा रहा है कि आ जाओ। और वो उस वक्त मैंने अपने डैडी से कहा मुझे फिल्में करनी है। एंड ही सेड बेटा, बिकॉज बच्ची हूँ क्या पता, लेकिन शायद मुझे ही नहीं पता था कि मैं जो बोल रही हूँ। स्कूल में भी यहाँ जब मैं पढ़ती थी तो कोई टीचर कई बार क्लास में नहीं आती, तो एंटरटेन करने के लिए एक वो बुला लेते ना, एक बच्चा आ जाओ तुम कुछ करो, तो हमेशा विदाउट फेल मुझे बुलाया जाता था। आई स्टार्टेड एन्जॉइंग परफॉर्मिंग। और वो कब मेरे लिए सीरियस हो गया वो मुझे पता नहीं चला। बट आफ्टर माई डैड पास्ट फिर मैं वापस पंजाब गई, वापस उसी कॉन्वेंट में गई, वापस उन्हीं दोस्तों से मिली। दिल्ली में कौन से स्कूल में पढ़ते? कैम्ब्रिज में जी। यहाँ भी कुछ दोस्त बने होंगे? आज तक हैं। पर यहाँ आके शरारतें खत्म हो गई? शरारतें खत्म नहीं होनी चाहिए। हम अपने आप को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है वो हमारा काम नहीं है, वो दूसरों का काम है कि आप जो आपकी ज़िंदगी की रिस्पेक्ट है वो आप डिमांड नहीं कर सकते, वो कमांड होती है, वो खुद ब खुद होती है। अभी आपके ऑफिस में आई, इतना स्नेह, इतना प्यार मिला, सबने उठकर तालियां बजाई, ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है।
और एंड इट वाज स्पॉन्टेनियस। इट वाज वहाँ में नॉट दैट यू टोल्ड देम कि वो No, no, आएगी no. तो तालियां It बजाइए, just ऐसा happened. कुछ नहीं था। बट वो स्नेह है, वो मुझे एक बहुत प्यारी बात लगती है, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सबको लगता है कि हमारी अपनी है, और वो मेरे लिए सबसे खास बात है। कोई बचपन का ऐसा प्रैंक या कोई शरारत जो आपने की हो और आपको लगता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था, या ये ऐसी शरारत तो ज़िंदगी भर याद ही रहेगी, चाहे लुधियाना में की हो चाहे दिल्ली में की हो? हम लोग ये जब कर्फ्यूज़ लगते थे पंजाब में, तो मैं हेड गर्ल थी, और कॉलेज में प्लेज किया करते थे हम लोग। तो नाटक मेरी मम्मी लिख दिया करती थी, डायरेक्ट और एक्ट मैं करती थी, और मेरे सब मित्र होते थे साथ में। तो एक दिन नीचे हम लोग स्टेज के नीचे एक बेसमेंट थी, और वो लड़कियों को, गर्ल्स कॉलेज था, तो लड़कियों को एक शौक होता है ना, जो जगह जाने को मना किया जाए वहाँ जरूर तो जाना। वो जरा देखें कि है क्या। खास तौर पे जब हेड गर्ल हूँ तो एक पावर भी है कि खोलो जी, देखते हैं क्या है, देखते हैं। तो एक दिन गए तो वो पूरा अंधेरा, घुप अंधेरा, और सब स्टोर बना हुआ था, कोई रोशनी कोई कुछ नहीं। तो एक दिन मैंने उनको कहा कि एक पीरियड मिस करते हैं और प्ले भी और कर लेंगे। दे सेड वो पीरियड ना हम मिस नहीं कर सकते, वो बहुत हुआ है। तो मैं कहा अच्छा, मैं ना बेहोश हो जाती हूँ और वो नीचे ही चली जाती हूँ, और तुम टीचर को कहो कि ऐसा 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 हो गया है। तो आई जस्ट फेल्ट, लेट गई, एक्टिंग तो आप करती थी। लेट गई, और वो सब गई मैम 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 करती हुई गई वहाँ पर, और वो मैडम आई। बट वो जो मैडम का मैंने रिएक्शन देखा कि ये सिर्फ इसलिए नहीं आई है कि कुछ हुआ, शी वॉज वेरी अफेक्टेड। तो उस दिन मैं फिर फट से उठ गई, ऐसा मैम मैं ठीक हूँ, आई एम बेटर। झूठ ये तो नहीं कहा कि मैं एक्टिंग कर रही थी, लेकिन उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि प्रैंक्स वो करें जो किसी को हंसा दे, या सब एक ग्रुप में मस्ती कर पाए। किसी को अफेक्ट करे या किसी को हिला दे, वो प्रैंक नहीं होनी चाहिए। बट ये है कि हाँ, प्रैंक्स मैं शूटिंग पे भी करती रही। मैंने एक बार श्रेयस को, हम लोग शाम बेनिकल की शूटिंग कर रहे थे, तो आवाज़ बदली मैंने, और उनका कमरा मेरे बिल्कुल कमरे के पास था। तो मैं कहा अच्छा अभी कमरे में घुस गए हैं। तो मैं अपने रूम में गई और मैंने उनको फ़ोन किया कि आदमी की आवाज़ में कि सुनिए, मेरी पत्नी और मैं आए हैं बड़ी दूर से, और वो रामाजी राव में हम शूटिंग कर रहे थे। तो शहर, जी, तो शहर से बाहर है वो सिटी जो है, रामाजी राव जी। तो तो मैंने कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं ख़ास आपसे मिलने के लिए, तो प्लीज़ आप आ जाएंगे। तो वो बेचारा अभी मेकअप उतारा भी नहीं था उसने। ही केम बैक, वो नीचे आया, ढूंढ रहा है कि ये कौन सा कपल है जो मुझसे मिलना चाहता है, और मैं वहाँ आराम से बैठ के कॉफ़ी पी रही हूँ। फिर रात को श्याम बाबू की बड़ी अच्छी आदत थी कि सबको एक साथ बिठाते थे कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम्हारा दिन कैसा रहा। एंड वी वर सिटिंग, एंड श्रेयस ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की कि आज मैं बहुत पक गया कि ये हुआ। और फिर बड़ी शीपिशली, पता नहीं क्यों, फिर मैंने उसका कि वो मैं थी। चलना यार, क्या बोल रही है? नहीं मैं ही थी। तो फिर शाह बाबू ने कहा अच्छा बोल के सुनाओ। बट एक कमराडरी जो बनता है, आई थिंक प्रैंक वो होनी चाहिए जो आपकी आइस ब्रेक करे, बिना किसी को हर्ट किसी को हर्ट नहीं करे जी। लेकिन आपकी बचपन की शरारतें अभी तक सेट पे भी कंटिन्यू हुई, ये सुन के अच्छा लगा। और इस सेट पे लगातार चलती रहती हैं? वो माहौल पे डिपेंड करता है, लोगों पे करता है। सबसे ज्यादा प्रैंक आपके को एक्टर एक्ट्रेसेस में कौन करता है सेट पे आपके अलावा? ऑफ कोर्स आपने तो बता ही दिया कि आप तो नहीं छोड़। अजय हैं, अक्षय हैं, अभिषेक हैं, मैं हूँ, हम लोग सब मिलके मस्ती मजा चलती रहती है जी। बट वो वैसी होती है जो सेट पे एक लाफ्टर ला सके, एक हल्कापन। बिकॉज मुझे लगता है सब मेहनत कर रहे हैं, सब 4 बजे 5 बजे उठ के आ रहे हैं, कोई हो जो इनको हल्का करे लम्हों को। जी बिल्कुल, एंड आई थिंक दे डू इट ब्यूटीफुली। उनके सेट पे कोई भी उदास नहीं होता है। कट टू लुधियाना, कट बैक टू लुधियाना। कर्फ्यू के दिन चूंकि आपने बताया, और मैं पढ़ रहा था कि 2 किस्से बड़े ही उसके बिल्कुल अंदर तक हिला देने वाले हैं। कि एक तो ये कि आप दुपट्टे के पीछे छुप जाती थी माँ के और सोचती थी कि आतंकवाद से सिहर जाती थी, और दूसरा आपकी खुद माताजी का किस्सा है बड़ा कि वो आतंकवादियों से ही लिफ्ट ले ली कार में, और उसके बाद वो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा है जी। वो दिन बड़े अजीब थे, और ऑफ कोर्स मुश्किलात वाले दिन थे बिल्कुल। तो वो मुझे याद है कि क्योंकि गवर्नमेंट सिविल सर्जन थी, तो उन्हें वो सब साइन करने पड़ते थे पेपर्स। तो हम लोग, मम्मी की जो मीटिंग की जगह थी या जो सब था वो नीचे था, और हम लोग ऊपर रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे। तो क्या होता था कि कोई भी साउंड आती थी तो एक घबराहट होती थी।
तो मेरी एक बचपन में आदत ये थी कि मैं हर खिड़की दरवाज़ा देखती थी, बंद है ना, खुला तो नहीं रह गया, बार बार 10 बार जाके चेक करती थी। तो एक दिन ये कुछ लोग आए और बोले कि डॉक्टर साहब साइन चाहिए। तो मैं छुपी तो थी माँ के पल्लू के पीछे, लेकिन मेरा मन कर रहा था मैं आगे आ जाऊँ बिकॉज। तो फिर मैंने देखा बट दे डिडंट से एनीथिंग टू हर, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और मम्मी ने बड़ी बहुत हौसले वाली और बहुत हिम्मत औरत थी, वो हिम्मती औरत थी। साइन किया, बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट, हाँ जी ठीक है आप नीचे बैठे मैं आती हूँ करके। शी हैंडल्ड इट ब्यूटिफुली एंड दे वर ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टफुल एंड दे लेफ्ट। वो जो आप किस्से की बात कर रहे हैं वो तो मतलब वो कोइंसिडेंटली हो गया, ऐसा नहीं था। मेरी माँ जा रही थी, सरकारी डॉक्टर से अस्पताल तो जाना ही था, कर्फ्यू है तो। नहीं वो ट्रेनिंग्स होती है ना जब, हाँ, हाँ। तो वो लुधियाना से चंडीगढ़ जा रही थी और कर्फ्यू का वक्त था, तो उनकी जीप पंक्चर हो गई रास्ते में। तो वो ऐसा नहीं सोचती थी कि मैं चलो लौट जाऊं, उनको था कि नहीं ट्रेनिंग है तो जाना तो है ही। तो मैं किसी से रास्ते में लिफ्ट मांग लेती हूँ, तो वो उन्होंने लिफ्ट मांगी तो कोई था ही नहीं। तो एक गाड़ी आई रुकी और फिर उन्होंने भी बहुत मम्मी ने कहा आगे तक उतार देंगे, तो उन्होंने कहा हाँ उतार देंगे। एंड फिर उसके बाद ऑफ कोर्स जो हुआ वो तो दिल दहलाने वाली बात थी कि मम्मी उतर गई और बाद में पता चला कि मतलब उसी अस्पताल में उनकी डेड बॉडीज आई हैं, ऐसा मेंशन है। तो मतलब जी। वो दरअसल आतंकवादी थे, पर उन्होंने भी लिफ्ट दी और कुछ ऐसा गलत नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ी बात। और अगर वो कार में आगे कंटिन्यू करती तो ये तो बहुत ही डरा देने वाला सीन हो जाता। बचपन का वो जो सुना हुआ है कि ये जो एकदम औरत है जो मेरी दीन दुनिया है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, वो बस वही मेरे लिए मायने रखता था उस वक्त। जी जी। अच्छा, उसी पर 3.5 साल की उम्र में माँ पिताजी ने एक छोटे सी आपको कोशिश की कि छुप जाएं। ठीक 3.5 साल बाद ही, जब केवल 7 साल की आप थीं, बुआ के पास थीं और पिताजी ने वादा किया था कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं, और वो फिर कभी नहीं है। जी। बहुत मुश्किल रहा। 7 साल की उम्र तो ऐसी होती है जिसमें ये समझना भी मुश्किल है कि ये हुआ क्या है। जी। पिताजी की वो उस जो खबर आई थी, वो उस वक्त का वो जो लम्हा था, मुझे नहीं लगता कि नलिनी जी के साथ, अपने माता जी के साथ जितना भी समय बिता के उनको प्रेरणा स्रोत माना हो, एक बच्ची के लिए ऐसा वो फोन किसने उठाया था? बुआ ने? जी। तो चूंकि यहाँ पर थी और मेरा एनुअल फंक्शन आ रहा था, और लास्ट जब मैंने अपने डैडी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ तेरे फंक्शन पे। और मैंने कहा डेफिनेटली आना, ये मत बोलना कि छुट्टी नहीं मिली। और वो प्रॉमिस, ही सेड प्रॉमिस। और हमारे यहाँ वो 10-15 घर एक साथ होते थे, तो कोई बच्चा एक घर में सब बच्चे खेलते थे, तो आई वाज प्लेइंग एंड फिर एक दीवार से दूसरी दीवार तक ज़ोर से आवाज़ें आई कि दिव्या को बुला दो, दिव्या को बुला दो। फ़ोन आया है, तो वो उस वक्त वो क्या बोलते हैं, ट्रंक कॉल का ज़माना था। ट्रंक कॉल का ज़माना था। तो मुझे लगा ट्रंक कॉल है, तो मैं भाग के आई एंड देखा कि सब एकदम चुप बैठे थे। एंड देन आई सेड क्या हुआ? तो माय बुआ सेड डैडी। आई सेड व्हाट, ही इज़ नॉट कमिंग, नहीं आ रहे हैं क्या? फिर ऑफ कोर्स यू नो आप ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जो चीज़ आपको लगता है कि बहुत पहले हुई वो अब भी आपको अफेक्ट करती है। और सो यस ऑफ कोर्स आई वेंट एंड ज़िंदगी उसके बाद सेम नहीं थी। उसके बाद ऑफ कोर्स सडनली मैं बड़ी हो गई। मैंने अपनी बुआ से कहा कि मुझे वापस जाना है मम्मा के साथ, और उसे मेरी ज़रूरत है और मुझे उसकी। और फिर वो आसान नहीं होता एक अकेली महिला के लिए, और एक छोटी सी जगह पे अपनी ज़िंदगी गुजारना जहाँ पर कोई दोस्त ना हो, जो कोई सुनने वाला ना हो। तो वो लिखती थी और मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। मतलब जितने आप दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थे? हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो हमारा मी टाइम होता था, छत पे चले जाते थे जहाँ हम तीनों, मैं और मेरा छोटा भाई, वो हिप्नोटिज्म वगैरह में वो करते हैं। तो हम लोग डांस किया करते थे पुराने गानों पर, और मैं बहुत मम्मी की नकल मारती थी, और मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब उनकी नकल मारते मारते ट्रेन टू पाकिस्तान की। सो एग्जैक्टली लाइक हर, बट वो चूँकि बहुत पसंद करती थी सब पुरानी अभिनेत्रियों का की तरह डांस करना, एक्सप्रेशंस देना।
तो मैं वो उनकी नकल मारते मारते वो इतना मेरे जहन में ही घुस गई थी वो बात। तो ट्रेन टू पाकिस्तान जब आई तो मैं कही ये तो मुझे बहुत आसानी से आता है काम। आई डेंट रियलाइज़ कि मैंने अपनी माँ से ही सीख लिया है। सो कहाँ कौन सी चीज़ बतौर एक्टर आपके काम आती है आपको पता नहीं, बट येस मी एंड माई मदर हम लोग हैंड इन हैंड थे हर चीज़ में। फिर ये जब लुधियाना वापस चली गई, कॉलेज हुआ, सब प्रैंक मस्ती, हेड गर्ल बन गई, वो वहाँ से बम्बई तक का सफ़र, जी क्योंकि बम्बई के आगे का सफ़र तो दुनिया को बहुत अच्छे से ही पता है। राइट। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, स्कॉलरशिप मिलती थी मुझे, और सबको लगता था कि सबको मालूम था इसने डॉक्टर नहीं बनना है, तो मुझे वो भी बहुत बड़ी एक डिसीजन थी, क्योंकि जिस घर में सब डॉक्टर्स हाँ, लीगेसी वही है हो, तो अगर एक बच्चा कहे कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि मैं तो सुई देख के ही घबरा जाती थी कि मुझे सुई नहीं देखनी, तो आई रिमेम्बर एक बार मम्मी से नहीं लगवाती थी। मेरी मम्मी का इंजेक्शन कभी दर्द नहीं करता था, बहुत नरम हाथ था उनका, तो एक दिन वो नहीं लगा पाई और उनके वो जो असिस्टेंट थे वो आए लगाने, तो मुझे याद है मैं कहाँ कूद के कौन सी अलमारी के अंदर छुप गई कि इन्हें बोलो चले जाएं, फिर उतरूंगी मैं नीचे। सो आई स्टिल रिमेम्बर दैट। इसीलिए आप डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। तो मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। तो लेकिन जब मैंने कहा कि आर्ट्स उस वक्त अगर आप बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ कहें आर्ट्स, तो उसे वो कहते थे अरे या तो साइंस लो या कॉमर्स लो या फिर आर्ट्स, फिर ऐसे था। हाँ, तो फिर मेरी माँ ने कहा ठीक है आर्ट्स लो, तो मैंने साइकोलॉजी, अंग्रेज़ी, लिटरेचर और फिलॉसफी ये सब्जेक्ट्स लिए। और सो या अब वो पढ़ते पढ़ते जब आप अपनी शौक़ का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आप एंजॉय बहुत करते हैं। अब जैसे मैथ्स है, अगर आप मुझे कहें मैथ्स पढ़ ले तो मुझे तो दिन में तारे नज़र आ जाएं। मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं, मैं अपने और नीज नेफ्यू को भी नहीं पढ़ा सकती कि भाई पढ़ा दो, कहेंगे मैथ्स से मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, उनको मुझसे ये पढ़ना ये सब पढ़ लो, आई कैन मेक यू। वो तो राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का डिफाइंड है ना जी, एनालिटिक्स अलग है और आर्ट फॉर्म्स अलग है। बिल्कुल। तो वो होता गया सिलसिला कि कॉलेज के सारे प्लेज बेस्ट एक्टर मिलता था। फिर मैंने पूरे भारत में से 2 लड़कियां सिलेक्ट हुई जो रेड क्रॉस के ज़रिए, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया जापान में। तो मैं कॉलेज के ज़रिए फिर जापान गई, फिर वो एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला, जहाँ शाइन करने लग गई, जहाँ पूरे पंजाब में मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। फिर एक दिन मैंने वो फिल्मी मैगजीन्स, बचपन से वो सब मैगजीन्स पढ़ा करती थी, मायापुरी और वो सब, उन पर बड़ी हुई थी। तो पढ़ के, और वो मेरा गो टू था कि खाना खा रहे हैं तो एक पढ़ लिया, एक कुछ पढ़ लिया। तो एक फिल्मी मैगजीन स्टारडस्ट में टैलेंट हंट का फॉर्म था जो मैंने भर दिया तो भर के भूल गई, और फिर सिलेक्ट हो गई तो फिर मम्मी के सामने जाना पड़ा। ये तो सबको मालूम है कि मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया, और उन्होंने कहा कि अगर तू सच में एक्टर बनना चाहती है तो आई एम विद यू। और ये बहुत बड़ी बात है जयदीप जी कि आप अपने बच्चे के ख्वाबों में इन्वेस्ट करें। बहुत बड़ी आजकल तो ये है कि नहीं इंजीनियर तो बनना ही है, डॉक्टर तो बनना ही है। हम अपनी बहुत कम जगह टैलेंट को सपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल नहीं, हमें ये भी बतौर पेरेंट्स लगता है, और ये गलत बात नहीं है, लेकिन एक अलग सोच है कि हमें बेहतर पता है तुम्हारे लिए, क्योंकि हमने ज़िंदगी ज़्यादा देखी है, लेकिन शायद उस बच्चे की चॉइसेस कुछ और हैं। तो मैं रोज़ शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी माँ का कि थैंक यू मुझे आपने एक्टर बनने दिया, बिकॉज मुझे नहीं पता कि अगर मैं एक्टर ना होती तो मैं क्या होती। सो या आई थिंक दैट स्टोरी स्टार्टेड। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे फैमिली में सबको था कि दिव्या को एक्टर नहीं बनाना है, दिव्या अब तो आगे पड़ेगी, तो सब आ गए थे कि नहीं। तो उन सब नाम में एक औरत खड़ी थी अपना झंडा गाड़ के कि इसको करना है तो करेगी, गलती है तो मेरी है, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक दी ऑनर्स। बहुत बड़ी बात। तो उस फॉर्म से क्या मिला? कोई किरदार मिला, कोई रोल मिला कि रिजेक्शन मिला? ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है खड़े होने का, एक जगह पहुंचने का। अगर मैं वो फॉर्म शायद ना साइन करती, वहाँ ना सिलेक्ट होती, इतना बड़ा एक्सपोजर ना मिलता, जहाँ मुझे सिलेक्ट करने जजेस ही यश चोपड़ा थे, सूरज बड़जात्या थे, सुभाष घई थे, जो नामचीन डायरेक्टर्स रहे हैं हमेशा, और वो मेरी डे ड्रीमिंग का एक बहुत अहम हिस्सा थे। मैं जब डे ड्रीम करती थी इन बिटवीन कि द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू दिव्या दत्ता, बेस्ट दिव्या दत्ता लॉन्च्ड ऑपोजिट शाहरुख, और दिव्या दत्ता लॉन्च्ड बाय यश चोपड़ा। ये सब मेरे सपनों का, ख्वाबों का एक बड़ा अहम वो था।
और उन्हीं लोगों से मिलना जाकर एक छोटे शहर की लड़की के लिए बहुत बड़ी बात थी। मिल ही ली काफ़ी था, सिलेक्ट हो गई, और सिलेक्ट हो गई तो ये दुनिया अलग थी। तो इसने कुछ गारंटी नहीं किया था मुझे कि, मुझे लगता था मैं आ गई हूँ, मैं तो बहुत अच्छी एक्टर हूँ, मैं पंजाब से बेस्ट एक्टर हूँ, अब सब आ जाएंगे मेरे पास। ऐसा कुछ नहीं होता, आप सबसे मिलते हैं। और इंडस्ट्री की एक बड़ी ये बात है कि आपको कोई मना नहीं करता है, क्योंकि बिजनेस है और कब किसकी ज़रूरत पड़े नहीं पता। सबको लगता था प्यारी सी बच्ची है, और मैं वो, मेरी माँ मुझे मिठाई के डब्बे देती थी कि बेटा किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, तो वो डब्बे लेकर मैं हर एक से मिलने जाती थी कि मुझे आपके साथ काम करना है। और कोई साइनिंग अमाउंट दे देता था, वो कहता था डेफिनेटली, बस हम अपनी फिल्म शुरू ही कर रहे हैं। लास्ट मिनट पे भी आपको कई जगह से अचानक से जी जी, सेट पे पहुंच के भी मैं गई हूँ। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये मोस्टली सब मुंबई जाके संघर्ष करने वाले अभिनेत्रियों के साथ होता है, अभिनेताओं के साथ भी होता है। जब आप नए हैं, जब आपकी कोई पहचान नहीं है, उस पहचान को बनाने में जो साल लगते हैं, उसमें रिजेक्शंस आती हैं। आपकी जो लीड रोल की फर्स्ट डेब्यू थी वो तो वीरगति थी सलमान के साथ। जी, एक बड़ा संयोग है कि ना उन्होंने अभी तक कोई साथी चुना ना आपने कोई साथी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि इसकी कोई खास वजह है। आपका कुछ तो मैंने पढ़ा, इस किताब में भी कुछ जिक्र है, कुछ इधर उधर के इंटरव्यूज में भी जिक्र है कि आप बहुत भावुक रही, इमोशनली और इन्वॉल्व भी हुई, लेकिन बाद में लगा कि लोग आपको उस रूप में नहीं स्वीकार करते जिस रूप में आप हो। वो आपको तरह तरह के अलग अलग रूपों में ढाल देना चाहते हैं। कोई चाहता है हाउसवाइफ बन जाओ, कोई चाहता है खाना वाली बन जाओ, कोई बोलता है फिल्म में भी शर्तें लगाते और आप शायद शर्तों पे जीना नहीं चाहती थी किसी और की। मुझे पता नहीं क्यों जयदीप जी, अब बहुत, क्योंकि ये लोग सवाल करते हैं मुझसे, मुझे लगता है कि हर एक की ज़िंदगी अलग होती है, उसके किस्से कहानियाँ अलग होते हैं, उनकी जो डेस्टिनी है वो अलग होती है। और वो कहते हैं ना किसी को, मुझे तो लगता भी नहीं है कि मुकम्मल, मैं अपने आप में बड़ी कंप्लीट हूँ और बड़ी खुश हूँ। किसी, बहुत लोगों को लगता है अरे यार शादी नहीं की, क्यों नहीं की तुमने, ऐसा क्यों हुआ? नहीं की क्योंकि मुझे सही पार्टनर नहीं मिला, जो मुझे लगता था सही। बहुत अच्छे लोग आए मेरी ज़िंदगी में, लेकिन वो नहीं थे जिनके साथ मैं ज़िंदगी बिताना चाहती थी। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ऐसा नहीं है कि मैं ज़िंदगी में कुछ मिस कर रही हूँ। आई फील वेरी कंप्लीट विद इन माई सेल्फ। आपको देखकर लग ही रहा होगा कि एकदम मुझे लगता है कि जो रिश्ते आए आपकी ज़िंदगी में, आपके क्रिटिक्स भी आपको एम्पैथी विद स्पाइन कहते हैं, तो उसका रीज़न समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि जो भी रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का हो, चाहे ऐसा रिश्ता हो, रोमांटिक रिश्ता हो, वो होने चाहिए जो आपको नर्चर करें, जो आपको खींचकर नीचे ले आए किसी भी तरह से, या वो ना करने दें जो आप करना चाहते हैं। और मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ किसी भी तरह से। कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे डायरेक्टली मना कर दे कि आप मत करें, और भी बातें हो जाती हैं। तो मुझे लगता है मुझे ऐसा कोई मिला नहीं, विच इज़ ओके। अगर वो रिश्ता सुकून दे रहा है, आपकी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप टाइम बिताना चाहेंगे उससे, वरना नहीं बिताना चाहेंगे। देखिए, हर रिश्ते में ये दो लफ्ज़ बड़े ज़रूरी हैं, मैं हूँ। बाकी तो ज़िंदगी आपने अपनी काटनी है, मैंने अपनी काटनी है। अगर आप किसी का रास्ते में हाथ थाम लें या ये दो लफ्ज़ कह दें कि मैं हूँ तो चल, वो बहुत मायने रखता है। अगर वो नहीं है तो मैं तो चल ही रही हूँ ना, और अच्छे से चल रही हूँ। अच्छा, लेकिन टीनेज में या वो कॉलेज के ज़माने में कुछ तो लव एट फर्स्ट साइट वाला, या वो आपको क्या लग रहा है मैं एबनॉर्मल तो वो मोहब्बत वहाँ ही कैसे छूट गई? छूट जाती है मोहब्बतें, इन्फैचुएशंस होती हैं, वो फिर कागज में रखे हुए गुलाब किताबों में। बिल्कुल, आई वाज द फर्स्ट गर्ल इन द क्लास जिसको किताब में गुलाब मिला था। ओहो। हाँ, तो ऐसा था। और पूरे स्कूल में किस क्लास की? आई थिंक 9th स्टैंडर्ड। व्हेन यू वर बैक टू लुधियाना और कैम्ब्रिज? व्हेन आई वाज बैक टू लुधियाना। नहीं, कैम्ब्रिज तो मैंने सिर्फ वो 3 प्राइमरी साल बिताए अपने, फिर तो मैं चली गई थी। एंड तो फूल मिलते थे, कोई कुछ कहता था, मतलब वो तब ज़्यादा से वो रोमांस वो अलग था कि आई रिमेंबर आई वॉज वेरी इन्फैचुएटेड विद वन पर्सन वो सीनियर टू मी। और जैसे ही ब्रेक होती थी, मेरी क्लास 2nd फ्लोर पे थी, मैं दौड़ के आती थी उसकी क्लास के बाहर कि मुझे बस एक ग्लिम्स दिख जाए उसका। आज वो मेरे फेसबुक पे, और मैं कहती हूँ हे भगवान, और मेरी किसी दोस्त ने उसको बताया, तुम्हें पता है इसको तुम पे बड़ा क्रश था।
तो आई सेड यू डिडंट हैव टू डू दिस, इट्स सो एम्बैरेसिंग, बट हाँ वो चीजें हैं और वो बस होती उस हैं। राह पे छूटा हुआ कोई ऐसा साथी जिसको लेकर आज भी मन में खलिश है कि नहीं छूटना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छूट गया लेकिन तो कुछ ठीक है। आई थिंक आपकी जिंदगी बड़ी प्लान्ड आती है और उस पर भरोसा करना चाहिए कि है डेस्टिनी, बहुत बड़ी बात है। पीछे मुड़कर देखें तो मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है जयदीप जी, कोई भी नहीं। आपसे फिल्मों को लेकर बात करने के लिए तो एक अलग बतरस करना पड़ेगा। आपकी निजी जिंदगी पर भी जो बातें, उसके बावजूद समय का इशारा और मैं तो फिर मिलूंगा तो आपसे सुनना है मुझे। सब घूर के देखने लगे हैं। जनरली ये वाली बातचीत मेरी कभी भी 1 घंटे से पहले पूरी होती नहीं, लेकिन चूंकि एक दूसरी बातचीत भी आपकी होनी है, मुझे तो मजा आ रहा था। वी स्टार्टेड वार्मिंग अप, बट एनीवे 1-2 सवालों के साथ मैं इन लोगों को हाँ, हम आश्वस्त 2 सवाल और कर लेते हैं प्लीज, हाँ, बिकॉज दिस इज बातचीत। हाँ जी। मैं फिल्मों का सवाल वैसे छोड़ना इसलिए नहीं चाहूंगा कि वीर ज़ारा में मुख्य किरदार मिलते मिलते रहा और साइड रोल के लिए आपको समझाया गया, और लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ। पर उस वक्त आपका सपना बिल्कुल पूरा ही हो रहा था, एक वो वाला लीड रोल जो शिद्दत से आप चाहती थी। मुझे वीर ज़ारा रोल ज़ारा कभी मिल नहीं रहा था, ऐसा मेरे जहन में था कि मुझे मिल हाँ, रहा है। मतलब आप हमेशा सोचती थी कि आप ही ज़ारा हैं और आपने उसको तसव्वुर को अंदर अपनाना शुरू कर दिया। नहीं, जब मुझे कहानी सुनाई गई और तो मुझे लगा अच्छा चलो फाइनली इतने साल बाद, लेकिन 5-6 साल हो गए थे मुझे इंडस्ट्री में तब तक कि मुझे अब ये कहेंगे कि वीर शाहरुख है, ज़ारा तुम हो, बट ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा शब्बो तुम हो, तो मैंने कहा शब्बो कौन है? तो उन्होंने कहा इस फिल्म की कैटलिस्ट जो है वो शब्बो है। तो मेरा चेहरा अब चूंकि आप एक तो छोटे हैं और आपका एक वो पॉइंट ये है कि मुझे तो शाहरुख की हीरोइन बनना है, तो मुझे उनकी बात की गहराई समझ नहीं आई और मैंने कहा यार ये अगर ऐसा किया तो फिर सब लोग कहेंगे कि ऐसे ही रोल दे दो इसको। लेकिन बात मुझे बाद में समझ आई, जो आदि ने कहा कि अगर कोई भी कर सकता है ये रोल तो तुम्हें नहीं बुलाते, ट्रस्ट मी, इस फिल्म के लिए, इस रोल के लिए तुम्हें ताउम्र याद किया जाएगा। तो एंड दैट हैपेंड। सो आई थिंक कुछ लोग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आदि। एक वक्त था जब मैंने बहुत सारी फिल्में भी साइन कर ली थी और एक दिन उनसे मुलाकात करने गई और उन्होंने कहा तुमने इतनी फिल्में क्यों साइन कर ली हैं? तो मैंने कहा अरे आप खुश नहीं हो मेरे लिए, मैंने 20 फिल्में साइन कर ली हैं। जब आप रिजेक्शंस में से आते हैं तब आपको फाइनली सब जब बहुत काम मिलने लग जाता है तो आप कहते हैं बटोर लो। तो ये आपकी सोच होती है। बहुत समय से भूखे व्यक्ति को खाना मिलता है, उसको लगता है सब खा लो। वैसे तो आपके छोले कुलचे भी इंतजार कर रहे हैं, मेरे पास मैसेज आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि तुमको कोई कमी है किसी चीज़ की? ऐसे नहीं, इसे तो फिर तुम अच्छी एक्टर हो, बेहतरीन एक्टर हो, तो अपनी लेगेसी छोड़ो ना कि लोग तुम्हारी फिल्में तब देखें जब उन्हें लगे कि दिव्या है इसमें, तो कुछ अलग ही होगा। वो बात ऐसी घर की मेरे अंदर कि उसके बाद जो फिल्में नहीं शुरू की थी उनके साइनिंग अमाउंट्स वापस किए, वो फिल्में शुरू की जिनसे मुझे एक्साइटमेंट होती थी, जिनसे मैं नर्वस होती थी। एंड आई फील आज जब मुझे लोग कहते हैं ना हम ये वाला इसलिए देखते हैं क्योंकि आप उसका हिस्सा हैं, तो मुझे और वो सच है, एकदम सच। ओटीटी पे भी मतलब बंदिश बैंडिट में छोटा लेकिन इतना प्रभावी किरदार आपका। छोटा बड़ा मुझे कभी मायने रखा ही नहीं। मुझे लगता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल, सबसे सबसे खूबसूरत रोल इस कहानी का कौन सा है जो मैं बतौर ऑडियंस सोचूंगी कि है, अगर ये वो है तो मैं करूंगी, अगर नहीं है तो लंबाई और छोटापन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर दिव्या जी खड़ी होती है ना, लाइमलाइट वहां शिफ्ट हो जाता है। दिव्या जी को लाइमलाइट में और फोकस में जाने की जरूरत नहीं। छोटा सा रैपिड फायर और फिर मैं तेनू फिर मिलांगा। जरूर। खाने में क्या पसंद है? छोले कुलचे तो आ चुके हैं, उसके अलावा बताइए, वरना रैपिड फायर खुल जाएगा। दाल चावल। दाल चावल घर के। घूमने जाना हो तो भारत में कौन सी जगह सबसे अच्छी और बाहर कौन सी? मुझे कश्मीर बहुत पसंद है, मनाली बहुत पसंद है। जो किरदार आपने निभाया सबसे ज्यादा पसंद का एक ढूंढने को बोले तो कौन सा है, और एक ऐसा किरदार जो आप निभाना चाहती हैं आज भी? जो मैंने ना किया हो कि जो किया हो? एक तो जो किया है वो सबसे पसंद कौन सा है? दिल्ली 6। दिल्ली 6 वाला, कचरा वाला जी। और जो निभाना चाहती हैं कि मेरे को ये रोल तो मिलना ही चाहिए? बहुत सारे हैं, मैं बहुत लालची हूँ। एक कोई जैसे आपने दाल चावल को चुन लिया, कश्मीर को चुन लिया, वैसे अब तो इतने सुंदर रोल्स आते हैं, सब रोल्स इतने अच्छे हैं। कोहरा वाज वेरी ब्यूटीफुल, हीरा मंडी वाज वेरी ब्यूटीफुल। पुलिस वाली का या मतलब ऐसा कुछ नहीं, वो किरदार की लेयर्स होती हैं, कौन बन रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, किरदार कितना खूबसूरती से लिखा गया है वो मायने रखता है। फिल्मी गाना जो सबसे ज्यादा पसंद हो आपको? रिमझिम गिरे सावन, किशोर कुमार, पंचम दा। अमिताभ जी पे।
गायक कौन सा पसंद है सबसे ज्यादा? किशोर दा। गायिका? आशा जी। आशा जी। आशा जी का कोई गाना? सब गाने मुझे उनके वो अभी कौन सा गाना बोलूं, पंचम दा के ही, देयर सो मेनी ऑफ देम, कहीं ना जा आज दिल के सिवा, फिर ना मिले कहीं ना ना। मिले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको एक्टर कौन पसंद है सबसे ज्यादा? बॉलीवुड एंड देन हॉलीवुड एज वेल। मेरिल स्ट्रीप, हॉलीवुड। वेरी गुड। आप अभिनेत्रियों में कह रहे हैं? हाँ, दो कोई भी, एनीमे, बोथ साइड्स, एक्टर एक्ट्रेस। नूतन जी, शबाना जी, शबाना आजमी जी ने इसमें प्रीफेस भी लिखा है। जी। बहुत सुंदर किताब है मैं और माँ, और इसके अलावा एक और पुस्तक लिखी है, स्टार्स इन माय लाइफ। तो जो सितारे इनकी जिंदगी में उन पर अलग है, लेकिन माँ इनके जीवन के सबसे करीबी रही, तो उन पर ये पुस्तक है। और उसमें बहुत भावुक पल हैं, बहुत ज़बरदस्त छोटे छोटे चैप्टर्स की किताब है। अच्छा लगा आपको जानने के लिए, पढ़ने की कोशिश की थी। थैंक यू, आपने पढ़ी। आप बता रही थी एक्टर एक्ट्रेस इंडियन। मेरिल स्ट्रिप आपने बताया हॉलीवुड वाली। नूतन जी, शबाना जी। कोई एक्टर? एक्टर ऑफ कोर्स कितने सारे, बलराज साहनी साहब, अमिताभ बच्चन, और तो कितने सारे अच्छे एक्टर्स हैं, किसका नाम लेंगे आप? अब तो एक्टर्स भर ही गए इतने अच्छे। रणबीर मुझे बहुत पसंद है, ऋषि जी बहुत पसंद थे, एंड या सो मेनी। जब फिल्में नहीं करती हैं, सेट पे नहीं होती हैं, खाली समय में क्या पसंद करती हैं? मैं ज़्यादा बिजी होती हूँ जब मैं ये सब नहीं कर रही होती, क्योंकि या तो आप कोई नरेशन कर रहे हैं, या फिर वो जो मेरे दो नहीं, सबसे इतर ना नरेशन है ना कुछ है। तो मैं क्या कर रही होती हूँ, मैं अपने पजामे और टी शर्ट में पाई जाऊंगी, और वो दिन होता है जब सब कहेंगे क्या बन के बैठी हुई हो, और वो जो एक नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट है, हाथ में किताब होगी मेरे। और मुझे एक बात याद है, मैं गुलजार साहब के साथ कुछ कर रही थी, और गुलजार साहब ने मुझे 4 किताबें गिफ्ट की कि इन्हें पढ़ लेना। तो वो पढ़ लेना मेरा वो एक दिन खाली था, तो मैंने कहा मैं पढ़ लेती हूँ इसको। और वो मैं अपने घर के वो झूले पे बैठी थी, और वही पजामे कुर्ते में, और जो हम लग रहे थे, हाँ बिल्कुल। और ना खाना खाया ना कुछ किया। वो 11 बजे शुरू किया था, शाम को 6 बज गए जब अंधेरा शुरू हुआ। एंड आई सेड कितने बज गए? एंड दैट्स आई थिंक द ब्यूटी ऑफ समथिंग, जिस वर्ल्ड में आप इमर्स कर जाते हैं, कि यही तो दुनिया को मैं बिलोंग करना चाहती हूँ। एंड वो नथिंगनेस होना, वो जब आप कुछ ना सोच रहे हों और वो वक्त यूं ही बीत जाए, वो सबसे खूबसूरत। क्या बात। बातों का रस भी ऐसा ही होता है कि वक्त का पता नहीं चलता, उधर से लोग कितनी भी आपको इशारा करें, घड़ियां दिखाएं। बतरस का मजा ही है, और इस सेट पर हमेशा ऐसा ही हुआ है। तो आज ऐसा नहीं होता तो लगता बतरस सही दिशा में नहीं जा रहा है। लेकिन दिव्या जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन भूख प्यास दोनों थोड़ी अधूरी रह गई। आपकी ये वाली भूख तो छोले कुलचे से मिट जाएगी, बातों की हमारी भूख अभी बनी है। तो आपसे वादा लेते हैं कि बतरस का नेक्स्ट एपिसोड जब भी आप दिल्ली नोएडा में होंगी तो आपके साथ शूट होगा, जिसमें जो अधूरी बातें हैं उनको पूरा किया जाए, और जो आपका वादा था। तो आपको जितनी याद है उतनी कैमरे पे आप मैं तेनू फिर मिलांगा पढ़ दीजिए। मैं तेनू फेर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखय्युल दी चिणक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, जा खौरे तेरे कैनवस ते एक रहस्यमय लकीर बन के खामोश तेनू तकती रवांगी। पता नहीं किथे किस तरह, पर मैं तेनू फेर मिलांगी।